Welcome to Conmind. So today we are going to attempt the second part of first paper of elementary mathematics CDS 2023 first paper. Okay. So now अभी तक हमने बहुत सारे पेपर्स कर लिए हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगा लिए हैं, बहुत ही एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है, एक एक्सीलेंट और एक ब्रिलियंट आइडिया मिला है कि क्वेश्चंस कहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है, कहाँ से उठा के क्वेश्चन दे रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर रहा है, किस तरह से एप्लीकेशन लग रहा है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने इससे बहुत सारे क्वेश्चन से डील किया है और अभी हम इसका जो है सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। वही सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एज सेम एज इट इज। टेस्ट सीरीज बुकलेट इज ए, मैक्सिमम मार्क्स आर 100, टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स, सब्जेक्ट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 32 प्लस cos स्क्वायर 48। cos स्क्वायर 58 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 32, और ये तो cos स्क्वायर 32 पहले से है ही, तो cos स्क्वायर 32 प्लस sin स्क्वायर 32 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40, cot स्क्वायर 40 को मैं tan स्क्वायर 50 लिख सकता हूँ, और sec स्क्वायर 50 माइनस tan स्क्वायर 50 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1 इज 1, यानी कि इस पूरे सेक्शन की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू की बात करें तो tan 13 tan 77 आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है तो काट डालेंगे, tan 37 tan 53 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, फिर से दोनों काट डालेंगे, तो 1 + 4 जो है आंसर आपका जो है 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा into 1 + cos theta into 1 - cos theta is 1 - cos square theta, that is sin square theta, and sin square theta cosec square theta will get cancelled out. 1 + tan square theta is sec square theta, 1 + sin theta into 1 - sin theta will be 1 - sin square theta, which is equal to nothing but cos square theta, and cos square theta and sec square theta will get cancelled out. Answer will be 1 - 1, that is equal to 0, option number B. If 2 cos square theta plus sin theta minus 2, इसको बदलिए, इसमें कितना हो जाएगा 2 - 2 sin square theta प्लस sin theta minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो sin थीटा 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin थीटा की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। A person on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 6 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45। इस क्वेश्चन को रफ में करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक वर्टिकल टावर है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल टावर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है सपोज पॉइंट पी से। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार मूविंग इन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। यहाँ पे रोड है, यहाँ पे कार चल रही है ऐसे। ठीक है, कार चल रही है यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, इफ इट टेक 6 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 45। इस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, है ना, ये वाला एंगल 30 था। अब कार यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, कार जो है मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 हो चुका है। ठीक है, फर्दर 10 मिनट्स टू रीच द टावर। इफ इट टेक्स 6 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस चला वो 6 मिनट के अंदर 6 मिनट का टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस चलने में। एंड फर्दर टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द टावर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टी टाइम लगा उसको टावर तक पहुंचने में। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, टी के कुछ रेंजेस दे रखी है। टी की वैल्यू जो है 7.7 से रेंज करेगी फ्रॉम 8, टी की वैल्यू रेंज करेगी फ्रॉम 8 से लेकर 8.3, टी की वैल्यू रेंज कर रही है आपकी 8.3 से लेकर 8.6, और 8.6 से लेकर 8.9 के बीच में रेंज कर रही है। ठीक है, अब देखिए वही सेम चीज़ लगानी है। tan 30 यदि मैं लगाऊंगा, tan 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हाइट, है ना। अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में 6 मिनट लगता है और सपोज कार की स्पीड v है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? v 6v, है ना, 6v हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू है सपोज टावर ऑफ द हाइट h है, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h/v6 प्लस ये vt, तो v6 + vt हो जाएगा। ठीक है, और tan 45 कितना हो जाएगा? h/vt। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? vt के बराबर। ठीक है, vt अगर यहाँ पे मैं रख दूं कितना हो जाएगा? vt यहाँ पे रख देते हैं, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू vt/v6 + vt। vt इधर जाएगा और प्लस v6 √3 vt। ठीक है,
सो हियर अगर वी टी कॉमन ले लें, वी टी यदि कॉमन है तो √3 - 1 इज इक्वल टू V6 आ जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन √3 - 1। रैशनलाइज कर देते हैं यहाँ से, तो √3 + 1 और यहाँ से आ जाएगा √3 + 1, तो 6 इंटू √3 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2, तो 3। फाइनली जो मेरे को टाइम चाहिए वो कितना आ जाएगा 3√3 + 3, √3 होता है 1.732, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 912 5.19 3.0, यानी कि 6.19 जो है मेरा टी आ रहा है। एक मिनट फिर से इसको सॉल्व करते हैं। V6 + VT, V6 + VT इज इक्वल टू √3 टाइम्स VT, VT इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू V6, V से V कट जाएगा तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन √3 - 1, तो 6√3 + 6 अपॉन 2 3, तो 3√3 + 3 1.732 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 912 5.196 + 3 दैट इज इक्वल टू 8.196 जो है मेरा आंसर आएगा। 8.196 कहाँ लाई कर रहा है 8 से और 8.3 के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 से लेकर 8.3 के बीच में, हमारा आंसर कितना था 8.196 मिनट्स। A woman is standing on the deck of a ship. A woman is standing on the deck of a ship which is h meters above the sea level. यहाँ पे है, यहाँ पे डेक है और यहाँ पे women खड़ी हुई है, ठीक है, h meters above the sea level. She observes the angle of elevation of the top of a tower as 60 degree and the angle of depression of the base of the tower is 30 degree. यहाँ पे एक टावर है ऐसे, ठीक है, एक टावर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और यही आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द टावर है वो कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा, ये आपका बेस सेम रहेगा, ठीक है, और ये h है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी h √3, यहाँ पे tan 60 लगाइए, तो tan 60 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर हाइट h1 ले लेते हैं सपोज, तो h1 अपॉन बेस कितना है h √3, tan 60 हो जाएगा √3, तो 3h इज इक्वल टू h1, ठीक है, h1 की वैल्यू हो जाएगी 3h, ये 3h है और ये h पहले से है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी 3h + h विच इज इक्वल टू 4h, ठीक है। Let ABC be a right angle triangle with its side 5, 12 and 13 centimeter. If P is the length of the perpendicular drawn from the vertex A on the hypotenuse BC, ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका P है लेंथ, है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P। बहुत ही सिंपल सवाल है, हमको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, या तो आप ऐसे निकालो, नहीं तो आप कैसे निकालो हाफ इंटू P इंटू 13, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से गया 6, तो 13P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, हमसे वही उसी की वैल्यू पूछा हुआ है, आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, OABC इज अ रोम्बस हुज 3 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। मतलब एक सर्कल है उसके 3 वर्टाइसेस, यानी कि एक सपोज यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, हुज 3 वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट O, ठीक है, ऐसे 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 और ये ऐसे। If the area of the rhombus is 32 √3 square centimeter, then what is the radius of the circle? अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर ये वैल्यू r है मेरी, ये रेडियस हो जाएगी, तो ये भी मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है, और चूंकि ये रोम्बस है तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और अगर आप देखें ध्यान से तो रोम्बस में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। नाउ इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32 √3, तो 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 r स्क्वायर, है ना, √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 √3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और √3/4 साइड स्क्वायर होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 16, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 25%। सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 6x स्क्वायर, ठीक है, 6s स्क्वायर, ठीक है, उसको हमने 25% से बढ़ा दिया, यानी कि +1/4 ऑफ 6x स्क्वायर, तो 6s स्क्वायर इंटू 5/4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 6 इंटू √5/2 s डैश का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा नया, ये आपका जो है नई साइड हो जाएगी, ठीक है, ये जो आपकी नई साइड हो जाएगी, ये s हो जाएगा बल्कि, ठीक है, s, तो ये जो है आपकी s डैश है, s डैश क्या है आपकी √5/2 s। इफ p इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो p जो है इसकी परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ है, ठीक है। सो s डैश माइनस s अपॉन s कितना हो जाएगा √5s - 2s अपॉन s इंटू 100, ये हो जाएगा
तो √5 - 2 × 100, √5 क्या हो जाएगा 2.23 - 2 दैट इज इक्वल टू 0.23 × 100 दैट इज इक्वल टू अपॉन 2 भी तो होगा यहाँ पे अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 23/2 हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 11 पॉइंट जो है आपका जो है आंसर नंबर डी में आएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहा है, अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। अ सॉलिड क्यूब जो है इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब टू दैट वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। सपोज कि मेरे पास एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब का जो साइड है वो ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, तो जो दो क्यूबॉइड्स कटे हैं उनका इक्वल वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³/2, ठीक है। a³/2 क्या हो जाएगा इनका L × B × H, ठीक है, यानी कि a/a/a/2 है ना, a/a/a/2 जो है ये उनका हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेड्थ और ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अगर मैं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का निकालूं, क्यूबॉइड के वन ऑफ द क्यूबॉइड्स, यानी कि अगर एक क्यूबॉइड का L × B × H है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स LB + BH + HL, ये हो जाएगा दैट इज 4a²। और सरफेस एरिया हमने सरफेस एरिया का क्यूब कितना हो जाएगा 6 × a², इसका और इसका रेशियो पूछा, तो 6a² अपॉन 4a² कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, L + B + H पूछ रहा है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा L² + B² + H² + 2 टाइम्स LB + BH + HL। अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होती है क्यूबॉइड की, वो होती है अंडर रूट में L² + B² + H², उसकी वैल्यू आपको 11 दी है, तो L² + B² + H² कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पे यदि मैं 121 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आ जाएगा 121 प्लस ये मुझको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया कितना है 240, तो 240 इसमें ऐड करिए 16361, तो L + B + H का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 361। देयरफॉर अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास L + B + H की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द सम ऑफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो अंडर रूट 361 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल अप्रोक्सीमेटली इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल विद साइड लेंथ्स दिस, 12² 144, 16² 256। आपको बार बार मैंने आपको ये बात पता होगी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और सर्कल जो है इसमें इंस्क्राइब्ड है, ये इन सर्कल है, तो इन सर्कल का फॉर्मूला जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस जो होती है वो होती है डेल अपॉन एस। डेल क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 12 है, ये आपका 16 है, ये आपका 20 है, तो ये हाफ इंटू 12 × 16, ठीक है। 96 जो है आपका एरिया हो जाएगा और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16 + 12 कितना हो जाएगा 28 + 20 दैट इज इक्वल टू 48, ठीक है। 48/2 कितना हो जाएगा 24, तो 24 16 कितना हो जाएगा 4, रेडियस आ जाएगा आपका 4, तो रेडियस जैसे आपका 4 आ जाएगा तो 22/7 × 4² 16 कितना हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेट एरिया 7 × 2 = 14, 20 7 × 2 = 14, 2.22, तो 2.22 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो जाएगा 4 48.84 के आसपास जो है मेरा एरिया आ रहा है 48 या फिर इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं डायरेक्टली फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि वहाँ से उससे एक्यूरेट निकल के आए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50² सेंटीमीटर आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है 2 टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, 2 टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 टाइम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इफ h इज द हाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h + r, इसका 2 टाइम करना है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2πrh, 2πr कट जाएगा तो 2h + 2r इज इक्वल टू 3h, h इज इक्वल टू 2r आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आ रहा है, the floor of a big hall has dimension this and this, it has to be paved with square tiles of same size, what is the minimum number, minimum number के लिए हम HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं किसका
30 मीटर 60 सेंटीमीटर, यानी कि 3060 मीटर का है ना, और 2340 मीटर का, ठीक है। सेंटीमीटर सॉरी, है ना, सेंटीमीटर। यदि मैं इन दोनों का HCF निकालूंगा, HCF कितना आ जाएगा, 3060 एंड 2340। यदि मैं 18 से डिवाइड करूँ दोनों को, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 126, 18 8 7 0, 18 इंटू 170, और ये कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 130, 10 को इधर ले लेते तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 17 हो जाएगा, और 180 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, 180। तो 180 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी टाइल की, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायरमेंट हो। जब अगर हमको मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि दैट इसका जो स्क्वायर टाइल का जो साइज़ है वो 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जो स्क्वायर टाइल का जो साइड है वो 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 3060 मल्टीप्लाइड बाई 2340 अपॉन में नंबर ऑफ 180 इंटू 180, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो इससे कटेगा तो 17 आएगा, इससे कटेगा तो 13 आएगा, और 17 मल्टीप्लाइड 13 कितना होता है, 221, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहा है, क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टेयर्स। 25 हेक्टेयर्स अभी आपसे मैंने बोला था कि 25 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। मैन टेक टू वॉक अराउंड द, ये इसका एरिया है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड आपकी इसकी हो जाएगी कितनी, 5 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 500 मीटर की साइड हो गई, है ना, 500 मीटर, और 4 है तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, और इस स्पीड से चल रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना आवर लग जाएगा, 0.4 आवर्स। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4/10 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। आंसर आ जाएगा मेरा 24 मिनट्स। लेट x be the area of a square inscribed in a circle of radius r and y be the area of a equilateral inscribed in the same circle। अगर एक ही सर्कल में, एक सर्कल है मेरा, इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, रेडियस है r, ठीक है ना, रेडियस r है, x जो है उसका एरिया है, तो रूट x उसकी साइड हो जाएगी, है ना। अरे साइड स्क्वायर की वैल्यू x होती है, साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट x, तो इसकी रूट x है, और हमको पता है क्या, अगर मैं इसका रिलेशन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना। तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r स्क्वायर। अब अगर बात करें सर्कल की, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हमको पता है कि जो सर्कल ये r है, इसका रेडियस r है। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a होती है, तो √3a/2 होती है इसका ऑल्टीट्यूड, और ये वाला जो पार्ट होता है वो उसका कितना होता है 2/3 पार्ट, यानी कि जो a/√3 है वो आपको r दे रखा है, ठीक है। a/√3 जो है आपको r दे रखा है, और y जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, वो आपका y है, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 3r, तो a स्क्वायर आ जाएगा 4y/√3, तो 4y/√3 की जो वैल्यू है वो 3r के बराबर आ रही है ना। और यानी कि y स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 27r²/16 y स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 2x के इज इक्वल टू दिस, यानी कि 4r², है ना। तो अगर एरिया क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर होता है एरिया, साइड स्क्वायर x, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x, है ना, साइड को √x हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर r हो गया तो ये पूरा 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x प्लस x, दैट इज इक्वल टू 2x, 2x की वैल्यू 4r² आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2r², ठीक है। अच्छा, अब देखिए √3/4 a², यहाँ पे y आ जाएगा, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 4y/3, a² की वैल्यू आ जाएगी 4y/3, और a/√3 की वैल्यू r होती है,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर 3 है ना। ए स्क्वायर हमको दे रखा है 4y/√3, 4y/√3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3 है ना। तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3√3y है ना। तो यदि मैं y को यहाँ लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 3√3y/r², 3√3y/r², ठीक है। और मेरे पास x पहले से 2r² गिवन है, तो मैं y/x लिख देता हूँ, y/x लिख दूंगा, r² कट जाएगा तो 3/2√3, तो y² इज इक्वल टू 54 27/4 सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ये 64, तो 64y² इज इक्वल टू 27x², ठीक है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If the length of a rectangle is increased by this percent and then by what percent should the width be decreased so that the area remains the same। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल सपोज ओरिजिनल L था और ये B था और एरिया A था। अब अगर L बढ़ गया है ना 200/3% ऑफ है ना ऑफ L, यानी कि L + 2L/3 दैट इज इक्वल टू 5L/3। अब जो नया L' है वो 5L/3 है, तो 5L/3 अब B' कितना करना पड़े जिससे कि एरिया मेरा LB ही रहे, ठीक है, जिससे कि मेरा जो एरिया है वो LB रहे। तो B' कितना हो जाएगा 3B/5, तो नया बेस आ गया 3B/5, ओरिजिनल था B/B इंटू 100, तो -2B/5B इंटू 100, तो 20 दैट इज इक्वल टू -40%, ठीक है। -40% यानी कि 40% का डिक्रीज चाहिए होगा ब्रेथ में ताकि एरिया का सेम रहे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40%, है ना। What is the maximum area that can be covered by 3 non-intersecting circles drawn inside a rectangle of sides 8 cm and this। तो देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल अगर मैं एक साइड 12 की है और एक साइड यदि 8 की है, ठीक है, अगर एक साइड 12 की है एक साइड 8 की है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर अगर मैं देखिएगा ध्यान से देखिएगा पहले, एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका पूरा डायमीटर ही 8 है तो रेडियस भी 8 होना चाहिए। अब अगर रेडियस 8 आ गया तो 4 बचेगा, तो 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1-2 सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला हुआ है 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ठीक है, तो 3 ऐसे सर्कल आ जाएंगे। नो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, अब इसका रेडियस कितना है 4 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 2, तो 2 × πr² यानी कि 2 × π4 + πr², 16π, तो 8π + 16π विल बी इक्वल टू 24π² सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी पे अब आते हैं 68 पे, क्या बोल रहा है, ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड विथ AB इज इक्वल टू x एंड वर्टिकल पोल OP हाइट 2x स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड AP इज इक्वल टू थीटा एंड व्हाट इज cot थीटा इक्वल टू। ABCD मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ABCD मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है, AB की वैल्यू x है, वर्टिकल पोल OP सेंटर O एट द स्क्वायर फील्ड और P यहाँ पे कहीं टॉप पे है ऐसे। अब एंगल APO इज इक्वल टू थीटा, एंगल APO यानी कि वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका बेस हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो आपका जो कुछ बनेगा वो ऐसे बनेगा AOP और ये, तो एंगल APO हमको थीटा बोल के रखा हुआ है, तो cot थीटा की वैल्यू निकालनी। cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका OP है और OA आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइट हमको दे रखा है 2x, ठीक है, और ये साइड है x, तो ये कितना हो जाएगा √2x और AO कितना हो जाएगा √2x/2, है ना, √2x/2, ठीक है। तो cot थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम लिख चुके हैं यानी कि 2x डिवाइडेड बाई √2x/2, ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/√2 यानी कि 2√2, तो 2√2 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सॉलिड आयरन बॉल इज मेल्टेड एंड 64 स्मॉलर सॉलिड बॉल्स ऑफ इक्वल साइज आर मेड यूजिंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आयरन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया।
सपोज 4/3 पाई आर क्यूब, ये था सॉलिड आयरन बॉल का बड़ा वाला रेडियस, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पे कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स आर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट बॉल, सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट बॉल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। रेशियो हमसे किसका पूछ रहा है, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉल्स, यानी कि 64 टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को हम रख सकते हैं 4 पाई इंटू 16 आर स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 64 इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 16 से कैंसिल, तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, ट्रायंगल एबीसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉलर ट्रायंगल्स पीक्यूआरएस वेयर पेरीमीटर्स आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम नीचे रफ में करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रूविंग वाले होते हैं हम इसको नीचे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक ट्रायंगल दे के रखा हुआ है, ट्रायंगल है एक ए बी सी, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, और पी क्यू आर एस उसको डिवाइड किया गया है 4 स्मॉलर ट्रायंगल्स में। ठीक है, हुज पेरीमीटर्स आर दिस, तो 4 स्मॉलर ट्रायंगल्स में इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, हुज पेरीमीटर्स आर ट्रायंगल्स पी क्यू आर एस। ठीक है, हुज पेरीमीटर्स आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली। पी आर एस कंटेन द वर्टाइसेस ए बी एंड सी, यानी कि पी आर एस ये है और ये वाला क्यू वाला सेंटर में है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिएगा ध्यान से, अगर पेरीमीटर ऑफ पी की बात करें, पेरीमीटर ऑफ पी कितना दे के रखा हुआ है हमको 16। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है मेरा ई एफ जी। ठीक है, तो ए ई प्लस ई जी प्लस ए जी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। सिमिलरली क्यू का मेरे को देके रखा हुआ है 12, तो क्यू का पेरीमीटर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी आर का अभी क्यू का नहीं, आर का कितना देके रखा हुआ है 4 है ना, आर का देके रखा है 4, तो आर कितना हो जाएगा ई बी प्लस बी एफ प्लस एफ ई, ये हो जाएगा 4। और सिमिलरली एस का कितना दे रखा हुआ है 12, एस का कितना हो जाएगा एफ जी प्लस जी सी प्लस एफ सी, वो हो जाएगा 12। सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास ए ई प्लस ई बी, ठीक है, प्लस बी पी बी एफ, सॉरी बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी को ऐड किया मैंने, एक मिनट, बी एफ प्लस एफ सी प्लस जी सी और ए जी, जी सी और ए जी प्लस, अब जो 3 मेरे पास बचे हुए टर्म में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मेरे पास बचेगा ई जी, एफ ई और एफ जी, ई जी, ई एफ और एफ जी, यानी कि प्लस ई जी प्लस ई एफ प्लस एफ जी, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 32। अब ये हमको चाहिए ए ई प्लस ई बी, कितना हो जाएगा आपका ए बी, बी एफ प्लस एफ सी कितना हो जाएगा बी सी, और जी सी प्लस सी कितना हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनना फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी, यानी कि क्यू का, दैट इज इक्वल टू 32, और क्यू का पेरीमीटर हमको ऑलरेडी देकर रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 12। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो पेरीमीटर आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से जो है इस वाले साल से इन्होंने 2023 वाले ईयर से इन्होंने एक नया टाइप का क्वेश्चन लाया है मार्केट में। ठीक है, एक नया प्रचलन चला है, नया पैटर्न हुआ है कि नेक्स्ट 10 आइटम्स के लिए सीधे डायरेक्टली नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए। तो ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज आपके अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर पाए आते हुए भी, तो यहाँ पे फंस सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमें कुछ आंसर करना है। एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन देख सकते हो, एक क्वेश्चन गिवन है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, चूज, अब देखिए हमें ए ऑप्शन, आपके ओएमआर में ए बी सी डी ऑप्शन मार्क होते हैं, तो अब यहाँ से लेकर 71 से लेकर 80 तक में आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपको ऑप्शन डायरेक्टली यहीं पे मिल जाएंगे और यहीं से आपको रेफरेंस लेना है। ए ऑप्शन है चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट नॉट बाय द अदर। बी चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, इफ इट कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट नॉट बाय द अदर, यानी कि द स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन कर रहा है
स्टेटमेंट 2 नहीं कर पा रहा है, या फिर स्टेटमेंट 2 कर रहा है या स्टेटमेंट 1 नहीं कर पा रहा है, इसकी बात ये है। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, या तो स्टेटमेंट 1 भी कर सकता है, स्टेटमेंट 2 भी कर सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा हमसे कह रहा है चूज दिस ऑप्शन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को लेने के बाद ही स्टेटमेंट नंबर सी होगा, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को ले ले तब भी आंसर नहीं निकाल पा रहे तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िएगा, चारों को ध्यान से पढ़िएगा, अड़बड़ाहट में कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। नो, क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट इसको आंसर कर पा रहा है, क्या ये वाला स्टेटमेंट इसको आंसर कर पा रहा है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट इन दोनों को आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन टुगेदर लेने पे, तो हमें ये देखना है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट यदि मैं देखूं, हमसे कह रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25, ठीक है। अगर ये नंबर 27 डिविजिबल है तो y की वैल्यू या तो 2 आएगी, है ना, y की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो 7 आएगी, इन दोनों के अलावा कुछ आ नहीं सकती, ठीक है। अगर y की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 + 14 26 + 2 28, यानी कि अब जो डिजिट आएगी 28 + x आ जाएगी। अब चूंकि 28 + x को अगर गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, बल्कि है ना 8 आ सकती है, x की वैल्यू 8 आ सकती है। अगर इसको 9 से डिविजिबल होना है तो, अगर इसको 9 से डिविजिबल होना है तो x की वैल्यू 8 आ सकती है, अगर y को 7 रखे तो, ठीक है। और यदि y को हम 5 रख दें तो कितना आ जाएगा, 26 + x, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1 आ सकती है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या अगर मैं इसकी बात करूं, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि 9 से डिविजिबल है तो उसके सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर y को मैं 2, सॉरी यहाँ पे y2 होगा, हाँ y2 हो जाएगा, 26 + x नहीं होगा, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 7 23 + x, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर गिवन नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट से मेरे पास x की 2 वैल्यू आ रही है, x = 4 और x = 8। लेकिन अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 में क्लैरिफाई कर दिया कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू बचती, दैट इज x = 8, सो आवर आंसर विल बी, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की मदद से टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला वाला जो है उसका C हो जाएगा, ठीक है, जो 71st क्वेश्चन है वो हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ a b and c if 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। यदि 2 इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4a + 2b + c = 0, ठीक है। यूनिक वैल्यूज ऑफ ए बी सी निकालनी है। अब 2 मैंने यहाँ पे रखा तो ये आ गया। स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है कि c/a का रेशियो है 1, तो c की वैल्यू a के बराबर है। अब यहाँ से यदि मैं निकालूँ c को यहाँ पे a रख दूँ, कितना हो जाएगा, 4c + c + 2b = 0, तो 5c + 2b = 0। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2b/5, और वही सेम चीज़ a की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको तो वहाँ पे a और c की वैल्यू मिली, b की वैल्यू कहाँ मिली, तो स्टेटमेंट 1 अलोन जो है इसको तो आंसर नहीं कर पाएगा। अब रेशियो ऑफ b/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2, है ना। तो यहाँ से हमको पता है कि a की वैल्यू कितना है c, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2c, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2c, ठीक है। या फिर आप c को बोल सकते हो या b को ही बोल दो, -5/2c, ये c आ जाएगा, और a की वैल्यू c के बराबर है ही, और c तो पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में 4c + c + 2 टाइम्स -5/2 c = 0,
तो यहाँ से सी की वैल्यू तो जीरो आ रही है, सी की वैल्यू जीरो आ गई तो ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल भी हमारे को सफिशिएंट नहीं है कि हम इसको आसान कर पाए, बिकॉज सभी की वैल्यू जीरो आ रही है और यूनिक वैल्यूज थोड़ी ना होती है। यूनिक वैल्यूज मतलब कि ए बी और सी की डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ए इज इक्वल टू जीरो भैया पॉसिबल ही नहीं। अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह आ जाएगी। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने में नाकाम है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन था, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग, नॉट इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। सो we use the both statements together and even then also we could not find the answer, so therefore the answer is D. If m is greater than n, m and n are where m and n are नॉन जीरो नंबर्स, m की वैल्यू n से बड़ी है। अब देखिए m की वैल्यू n से बड़ी है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन n है। अब m और n जो है नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब कि m और n जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। m और n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले रेशियो को ध्यान में रखते हुए -3/-2 ले लूँ ग्रेटर देन 1, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो 3/2 ग्रेटर देन 1। लेकिन m की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू -2 है, तो क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि -3 क्या -2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं बड़ा है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं कर पाएगा। अब जो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन नहीं कर पा रहा है तो क्या स्टेटमेंट नंबर बी कर पाएगा? स्टेटमेंट नंबर बी कर पाएगा, बी देख लेते हैं। अब वही सेम टू सेम बात, अब m/n ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे मैं -5 ले लूँ, यहाँ पे मैं -2 ले लूँ, तो ये तो इससे बड़ा होगा। लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पे जो m की वैल्यू है -5 और n की वैल्यू -2, तो क्या m की वैल्यू n से बड़ी है? नहीं बड़ी है। हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि m और n क्या है, m और n क्या है, नॉन जीरो मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कैन अ सर्कल बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 5। अब देखिए सम ऑफ टू साइड्स अगर करें 5 + 5 10, 10 इज ग्रेटर देन 6, 6 + 5 11, 11 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो 6 + 5 11 एंड इट इज ग्रेटर देन 5। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करवा सकता है। पहला वाला स्टेटमेंट जो है ट्रायंगल, अगर पहला वाला स्टेटमेंट अगर ये ट्रायंगल बना दिया तो उस ट्रायंगल से पास होने वाली साइड भी बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट को देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 7, तो 4 + 3 7, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बिल्कुल सही। 7 + 3 10, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड 7 + 4 11 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इससे भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल से मेरे पास एक सर्कल बन सकता है विच इज पासिंग थ्रू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 दोनों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप से इसको प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हमें टुगेदर लाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अपने आप इंडिपेंडेंटली प्रूव कर दे रहे हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स एंड वाई आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैन द वैल्यू ऑफ x + y बी डिटरमाइंड यूनिकली, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से x + y की वैल्यू हो जाएगी +-4 हो जाएगी। यहां से आपके पास आएगी x + y इज लेस देन 16 की पावर 1/3, यानी कि सीधे सीधे हमसे कह रहे हैं कि x + y की वैल्यू जो है किससे कम होनी चाहिए, x + y की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए बताइए। अगर ये 16 की पावर 1/3 से कम है तो ये जाहिर सी बात है ये 4 से तो कम ही होंगे, और x + y यदि 4 से कम है और x + y की वैल्यू +-4 है, तो यहाँ से हमको निकल के आएगी यदि x + y की वैल्यू 4 से कम है तो x + y की जो वैल्यू है वो -4 हो जाएगी, ठीक है, वो -4 हो जाएगी। अब यहाँ से चूंकि x और y कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो या तो आपके पास x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, दैट इज -1 एंड -3, ठीक है, -1 एंड -3, यही दो वैल्यूज आ सकती है और कोई वैल्यू आपके पास आ ही नहीं सकती बिकॉज दे आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो हमने जो है इन दोनों स्टेटमेंट्स की मदद से यूनिकली जो है x और y की यूनिक वैल्यूज को डिफाइन किया, दैट इज -1, 3, एंड देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन दैट -1, -3 इज इक्वल टू -4 विल बी द यूनिक वैल्यू ऑफ x + y। तो हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की सहायता ली है, दोनों की मदद से हमने इसको प्रूव किया है। तो इसका जो है सी हो जाएगा। सी क्या कहता है? सी कहता है कि बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स को साथ लेने के बाद ही आप उसको प्रूव कर पाए। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। नाउ
पी स्क्वायर प्लस क्यू ऑड है, वेयर पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यदि मैं p को 2 ले लूँ और q को 5 ले लूँ, इफ फॉर एग्जांपल इन दिस केस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 5, 9 इज ऑड, 9 इज ऑड, और q को मैं ले लूँ 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो ऑड। अगर ये दोनों ऑड है तो क्या मैं इन दोनों की मदद से इसको प्रूव कर दूं कि ये ऑड है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 4, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, प्लस ये हो जाएगा 5, लेकिन ये आपका तो इवन आ गया। तो हमने इन दोनों की मदद से भी प्रूफ करके ये नहीं बता पाए कि ये ऑड आना चाहिए, ये कितना आ जाएगा, इवन, ठीक है, 34, ठीक है, ये इवन आ गया। जबकि इन दोनों की मदद से हमने प्रूफ किया, हमको करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स वर्थलेस हैं, किसी काम के नहीं है, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना, डी हो जाएगा इसको। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल सी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल सी, एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 7 है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ से एरिया निकल सकता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, और जैसे ही आपसे आर निकलेगा तो आप यहाँ से बता सकते हो कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या है। स्टेटमेंट 1 ने अलोन बता दिया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सी। कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 10 है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। तो ये भी बता देगा, यहाँ से भी आप रेडियस निकाल सकते हो, फिर वहाँ से भी आप एरिया निकाल देना। थीटा भी आपको दिया है, एस भी दिया, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से फॉर्मूला लगा के यहाँ से आर निकालोगे, यहाँ से भी आर निकाल दोगे और दोनों के दोनों बता दोगे, तो इसका आंसर नंबर भी हो जाएगा। दैट इज दिस स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाई आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, ठीक है। और इन दोनों को टुगेदर लेने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्वेश्चन 78 की बात करें, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, हमको ये बताना है, हमको इस पर कमेंट करना है, ठीक है। इट सेज दैट द लेंथ ऑफ द line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is half of the third side of triangle. The length of the line segment joining the midpoints of the two is half of the third side of the triangle. ये ट्राइंगल सिर्फ राइट एंगल के लिए नहीं होता, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए होता है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए होता है, फॉर एनी ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी होती है मिड पॉइंट थ्योरम की, दैट इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो किसी भी ट्राइंगल के लिए होता है ना, किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉलो करता है। उसके लिए हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो अलोन जो है इसको आंसर नहीं कर पाएगा। दूसरा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, x की वैल्यू हो जाएगी 30, तो ये हो जाएगा 30:60:90। यहाँ से हमको देख लिया कि एक एंगल 90 है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन है सफिशिएंट करने के लिए कि 90 डिग्री का एंगल बता के हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल है हमारा, जो ट्रायंगल है हमारा, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 चूंकि सिर्फ अलोन सफिशिएंट आंसर कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। वाई, बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 2 कैन अलोन सफिशिएंटली आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट नंबर 1 कैन नॉट। The lengths of two longer sides of a triangle are 25 centimeter and 24 centimeter. What is the length of the shortest side? The angles of triangle are in the ratio 1:2:3. अभी हमने देखा कि अगर मैंने इसको पाया तो मेरे पास एंगल क्या आ जाएंगे, 30:60:90, और इससे हमको पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमको बोल के रखा है कि टू लॉन्गर साइड्स का डिस्टेंस 25-24 सेंटीमीटर है, यानी कि जाहिर सी बात है टू लॉन्गर साइड्स में एक तो हाइपोटेनस हो गई, और चूंकि एक 90 और 24 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ से इन दोनों की वजह से हमको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 7 आ जाएगा, और हमने इस वजह से जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड थी जो कि 7 थी, उसको हमने डिटरमाइन कर लिया बाय यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन। दूसरा हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज 6.72 मीटर। देखिए अब यहां पे हमें ये नहीं पता कि जो ट्राइंगल है मेरा, वो मेरा राइट एंगल है कि नहीं। ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड और नॉट, ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड और नॉट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज 6.72। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, अगर ये सपोज राइट एंगल ट्राइंगल होता, तो हम यहाँ से एरिया को इक्वेट करके तीसरी साइड निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है ट्राइंगल मेंशन किया, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 2 से हम एक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज अलोन enough to answer the question, therefore the answer will be A. अब इसी टाइप के क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे, a chord PQ of the circle C divides it into two segments such that 3 times the area of the minor segment chord PQ है।
ये आपका माइनर सेगमेंट है, तो 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो 3 टाइम्स द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये हमको देके रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी, रेडियस ऑफ सी हमको बोल रहा है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखिए फिर से देखिएगा, ये ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमको अलोन नहीं बता पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर ए बता पा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो रेडियस ऑफ द सी, हमसे रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द माइनर, तो मेजर का एरिया कितना हो जाएगा, माइनर का एरिया 66 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेजर का एरिया कितना हो जाएगा, 3/4, 4/3 इंटू माइनस 66, 22, दैट इज 88। अब जब मैं मेजर का एरिया आ गया मेरे पास, माइनर का एरिया मेरे को दे रखा है, तो 154 जो है टोटल एरिया आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से मैं रेडियस डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ लेट अस चेक स्टेटमेंट नंबर 2, मेजर सेगमेंट का एरिया है, तो यहाँ से मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 3/4 ऑफ 88, 22, दैट इज 66। तो यहाँ पे मुझको मेजर और माइनर का मिल गया, ठीक है, दोनों का ही मिल जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट अगर हम इसको टुगेदर लेंगे तो कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, वैसे कोई लॉजिक बनेगा भी नहीं, तो इसका जो है स्टेटमेंट बी हो जाएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर सफिशिएंटली अलोन टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमसे कह रहा है कि भैया इसका मोड निकाल के दिखाइए। तो मोड का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है, क्या है हमारी मॉडल क्लास। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए L क्या होगा, L होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज 60 प्लस FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 70, FM माइनस 1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज 5 अपॉन में 2 इंटू 7 दिस इज 14 माइनस 5 माइनस FM प्लस 1 क्या होता है, मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास विच इज सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज -4 इंटू C क्या होता है, क्लास विड्थ कितनी है, 30, ठीक है। तो 60 प्लस 2 अपॉन 5 इंटू 30 दैट इज 6, सो 60 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 72, ठीक है। 72 जो मेरा इसका मोड आ जाएगा। इफ द मीडियन P एंड द मोड Q सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब फिर से मैं यहाँ पे वही टेबल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ वाली, 0 से लेकर 30, 0 से लेकर 30 हमको दे रखा है, 30 से लेकर 60 दे रखा है, 60 से लेकर 90 दे रखा है, और 90 से लेकर 120 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा है मीडियन, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, इसकी दे रखी है 5, इसकी दे रखी है 7, इसकी दे रखी है 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4, 9, 16, 20, ये हमारी हो जाएगी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमको मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th क्लास, 10th क्लास किस में आ रही है ये, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल C अपॉन F इंटू स्मॉल c, तो L कितना हो जाएगा, 60, है ना, L हो जाएगा मेरे 60 प्लस n/2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी n/2 हो जाएगा 10 माइनस कैपिटल C, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास यानी कि 9, तो 10 माइनस 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 7 इंटू C कितना हो जाएगा 30, तो 60 प्लस 30/7 ये हो जाएगा, है ना, 60 प्लस 30/7, 30 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/7 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 30/7 दैट इज 450/7, 450/7 जो है मेरा आ जाएगा मीडियन P, और Q मोड कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो 7 टाइम्स Q माइनस P, 72 माइनस 450/7 दैट इज इक्वल टू 9R, ठीक है। तो 9 यहाँ ले जाएगा तो 7/9, 72 माइनस 450/7, 9 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, माइनस 7 से 7 कटेगा 50, 56 माइनस 50 कितना हो जाएगा 6, आंसर इज A।
नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, 2 आइटम्स हमको दिया, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हमको पता है समेशन एफ आई एक्स आई होता है, एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स, है ना, ये जो क्लास इंटरवल है इनके मिड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, एक्स आई दैट इज नोन एज क्लास वेरिएट्स। तो एक्स आई कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है कितनी, 4 3 1 2, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब पहले एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 180, हो जाएगा 165, हो जाएगा 65, हो जाएगा 150, तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 6 + 6 12 18, 18 + 8 कितना हो जाएगा 6 2 460, ठीक है, सॉरी 560 होगा, 560 है ना। तो मेरे पास ये आ गया क्या, समेशन एफ आई एक्स आई, और समेशन एफ आई कितना आ जाएगा 10, ठीक है, तो 560 / 10 कितना आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट वाले पे क्या कह रहा है हमसे, इफ m इज द मीडियन, इफ m इज द मीडियन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3m, m जो है मीडियन है, ठीक है, m जो है मेरा वो है मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, L + n/2 - कैपिटल C अपॉन F इंटू स्मॉल c। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ तो 4 + 7 + 8 10 आ जाएगा। L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, 5th क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास ये वाली, तो मेरी मॉडल क्लास ये 5th ये वाली क्लास है, ठीक है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 + n/2 कितना हो जाएगा 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास वाज 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास वाज 3 इंटू ये लेंथ कितना हो जाएगा 10, तो 50 + 10/3, 50 + 10/3 जो है मेरा मीडियन आ गया। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 + 10/3, तो 3m कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 150 + 10 दैट इज इक्वल टू 160, आंसर नंबर सी। द प्लिंथ ऑफ अ हाउस हैज एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर्स has an area of this square meters, it is rectangular in shape, its length and breadth are in the ratio 2:1, the owner of the house extends the terrace by 1 meter on each side, यानी कि उसने terrace को extend कर दिया ऐसे, ये what is the percentage of area that has increased in terrace relative to the plinth, ठीक है। प्लिंथ का एरिया 2:1 था, है ना, यानी कि 2x × 3x, उसकी वैल्यू थी 200, ठीक है। सॉरी 3x थोड़ी ना, x होगा, गलती से लिख दिया, तो 2x² की वैल्यू 200 हो जाएगी, x² की वैल्यू 100 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी 20 और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। द ओनर ऑफ द हाउस एक्सटेंड्स द टेरेस बाय 1 मीटर ऑन ईच साइड, तो 1 मीटर यानी कि नया लेंथ कितना हो जाएगा 20 + 2, क्योंकि यहाँ से भी 1 मीटर इंक्रीज किया है, यहाँ से भी 1 मीटर इंक्रीज किया है, और नया ब्रेथ कितना हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पे 2 इंक्रीज किया, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 12, तो 22 × 12 कितना हो जाएगा, नया एरिया माइनस पुराना एरिया कितना था 200 अपॉन पुराना एरिया इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 12 44 22, तो 264 माइनस 200 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 64/2 दैट इज इक्वल टू 32%, है ना, 32%। रिलेटिव टू प्लिंथ पूछा था, तो प्लिंथ यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग वन ऑफ इट्स साइड्स टू फॉर्म अ सिलेंडर बाय मेकिंग ऑपोजिट एजेस जस्ट टू टच ईच अदर। कहने का मतलब यह है कि अगर ये स्क्वायर शीट है ऐसे, तो मैंने उसको एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, जिसका जो ये साइड था अब वो इसका सरकमफ्रेंस बन चुका है, यानी कि 2πr दैट इज इक्वल टू 44, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो हाइट है मेरी वो तो हाइट साइड की रहेगी वही 44, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr², r कितना है 49 इंटू h कितना हो जाएगा 44, तो 7 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा 8 2 308, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 कितना हो जाएगा आंसर 6776 मीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर, द एरियाज ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस आर दिस एंड दिस। अगर वॉल्यूम ये है मेरा LBH, तो ये
ये हो जाएगा, ठीक है। एरियाज ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस, यानी कि अगर एडजेसेंट फेसेस की बात करें तो BH और HL, ठीक है, ठीक है। तो BH आपको दे रखा है 225 और HL आपको दे रखा है 144। हमको चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द एडजेसेंट, यानी कि हमको क्या चाहिए, BH हो गया, HL हो गया, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, LB। अब हमको चाहिए LB। यदि मैं क्या करूं, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा LBH का होल स्क्वायर, LBH का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225 इंटू 144 इंटू x। सपोज ये x है तो हमको x चाहिए, ठीक है। LBH का होल स्क्वायर इज 3600 इंटू 3600 इज इक्वल टू 225 इंटू 144 इंटू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3600 इंटू 3600 अपॉन 225 इंटू 144। सो निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 9 25 110 4 4 144, यहाँ से कैंसिल होगा तो 400 आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 54 स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे A B और C ले लूँ, ठीक है, पेरीमीटर हमको दे रखा है कितना, 36, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 36 है और स्क्वायर हमको दे रखा है 54, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कैसे निकालेंगे इसको, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे हम रफ में जाके सॉल्व करते हैं, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये सपोज हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो हमको पता है कि बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 36। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36 माइनस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हमको दे रखा है, जो इसका एरिया कितना है 54। तो बेस इंटू हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108, ठीक है। एक ये चीज़ आ गई और एक ये चीज़ आ गई, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 108, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो एच स्क्वायर है उसको क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2pb, ये लिख सकता हूँ। तो b प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 36 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स bp कितना हो जाएगा, 216p, ठीक है, माइनस 216 माइनस 216, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 36 स्क्वायर 1296 हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस 72h माइनस 216 इज इक्वल टू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 72h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0801। एच की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 7 को, तो सॉरी 72h है, ये 72 है ना, सॉरी 72h है, वो 1080 आ रहा है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1080 बाई 72, 8 9 72, 8 1 8 28, 40 8 5 40, 15। तो एच की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो आपको पता चलेगा एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 + 4 के वेर के इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, 0 में शुरू करूँ तो आ जाएगा 2, 1 रखूंगा तो आएगा 6, 2 रखूंगा तो आ जाएगा 10, तो मतलब 4 4 के डिफरेंस पे अंतराल पे आ रहा है, तो 24 इंटू 4 आपका 96 हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 98 आ जाएगा, ठीक है। Now let S be a subset of X such that sum of no two elements is 100। कहने का मतलब है कि 298 साथ में नहीं होंगे, तो यानी कि अगर मैं पहले के 50 नंबर को 2 से लेकर 6 10 से लेकर ऐसे करते करते मैं 50 तक रख दूं और फिर नेक्स्ट वाली सीरीज में एलिमेंट्स S है ना, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में नंबर कितने हो जाएंगे, 2 से लेकर 50 तक, या तो आप इसको गिनो है ना, 2 6 10 2 6 10 और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 14, फिर 18 22 26 30 34 38 42 46 और 50, तो टोटल 13 एलिमेंट्स आ गए इसमें। या तो आप इसको कंसिडर करो, नहीं तो आप बाकी के 50 को कंसिडर कर लो, 50 54 से लेकर कहाँ तक 98 तक। उस वाले केस में भी 13 एलिमेंट्स आएंगे, इस वाले केस में भी 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें कि किसी भी दो एलिमेंट का सम 100 नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर 16.4, ये हमारा सेक्टर होता है ऐसे, जहाँ पे रेडियस होता है ये होता है ये, और ये होता है एस, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है हाफ इंटू एस इंटू आर, हमको उसके लिए एस चाहिए, हमको दे रखा है उसका पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर यानी कि 2r प्लस एस की जो वैल्यू है हमको दे रखी है 16.4, रेडियस हमको दे रखा है 5.2 यानी कि 10.4, तो 10.4 प्लस एस इज इक्वल टू 16.4, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 5.52/10, ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 156/10 दैट इज इक्वल टू 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको 6 दे रखी है, बी सी की वैल्यू हमको दे रखी है 8, तो बिना कुछ बताए ये आपका हो जाएगा 10 बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। नाउ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम बी टू साइड्स AC मीट एट डी, ये हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। A circle of radius BD with center B cuts AB and BC at P and Q respectively, ठीक है, at P and Q respectively as shown in the figure। हमसे किसकी लेंथ पूछ रहा है, QC की लेंथ पूछ रहा है। अब देखिएगा ये जो राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया मैं उसको इक्वेट करता हूँ पहले, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर इंटू 10, हाफ से हाफ गया, आर कितना आ जाएगा 48/10 विच इज इक्वल टू 4.8, रेडियस आ गया मेरा 4.8, तो मेरा जो BQ है वो उसकी लेंथ आ गई 4.8, तो बचे हुए QC की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 माइनस 4.8 दैट इज इक्वल टू 2 और 3.2, ठीक है, 3.2 जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एंगल ABD की वैल्यू थीटा है, एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल थीटा है। अब देखिए R की वैल्यू आ चुकी है 4.8 और इसकी वैल्यू 6 है, तो मैं cos थीटा यहाँ से लगा सकता हूँ, cos थीटा कितना हो जाएगा 4.8 अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 6 हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा 48/60 यानी कि 4/5, cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1 माइनस 16/25, तो 9/25 दैट इज इक्वल टू 3/5 अंडर रूट में, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अभी अभी हमने निकाला रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आया था, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आया था 4.8, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ, इन द फिगर बिलो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर PQRS, अ रेक्टेंगल एट द कॉर्नर P, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, आर ड्रॉन 4x2, ये 4 है ये 2 है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल बताओ, एरिया ऑफ द सर्कल बताइए। सपोज ये है सेंटर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का इसका रेडियस हो जाएगा r, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा r और ये वाला भी रेडियस आपका हो जाएगा r। अगर ये 4 है तो यहां से यदि मैं ऐसे ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r-4। सिमिलरली अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं ये, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r-2, तो हम यहां से देख सकते हैं क्या कि r² इज इक्वल टू r-2 का स्क्वायर प्लस r-4 का स्क्वायर, यदि मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखूं तो यहां से हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, रेडियस निकाल सकते हो, तो r² इज इक्वल टू r² प्लस 4 माइनस 4r प्लस r² प्लस 16 माइनस 8r, ये हो जाएगा, तो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, -4r माइनस ये कितना हो जाएगा -12r प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो r² माइनस 10r माइनस 2r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, जैसे r की वैल्यू आ जाएगी 10 तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा πr² दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 100, है ना, 100 पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर यानी कि हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि r की वैल्यू 10 आ चुकी है तो ये आ जाएगा 10, ये भी आपके पास 10 आ जाएगा, और ठीक है
अब ये भी 10 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास एक स्क्वायर बन गया, है ना, ये भी आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। तो पूरा स्क्वायर का एरिया कितना है, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्क्वायर की, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 100, और इस क्वार्टर का एरिया कितना है -12r² इंटू 100 इंटू थीटा विच इज π/2, तो 1/4 ऑफ 100 पाई, तो 100 माइनस 100 π/4, है ना, तो 100 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस π/4, तो 25 इंटू 4 माइनस पाई। लेकिन ये तो इसका भी एरिया आ गया, इस वाले का, ठीक है, लेकिन ये एरिया नहीं आएगा बिकॉज ये इसको भी इंक्लूड कर रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, ये 10 है, ये पूरा 10 है, और ये पूरा 10 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 10√2, है ना, ये पूरी लेंथ हो जाएगी आपकी 10√2, और ये वाली आपका रेडियस 10 है, तो बची हुई लेंथ कितनी है, जो इसका इस डायगोनल का स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 10 इंटू √2 - 1, ठीक है। अब हमको पता है कि s² प्लस s² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 3 - 2√2, तो s² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 3 - 2√2, ठीक है, और यही मेरा हो जाएगा एरिया। s² जो है इस साइड की, इस स्क्वायर की साइड का लेंथ था, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा s² दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 3 - 2√2, है ना, 50 इंटू 3 - 2√2। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसका एरिया 8 है ना, ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, ये भी पूरा 10 है, और ये भी पूरा 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसमें से हमें इसका ये निकालना है एरिया। अगर मैं इसमें से इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया और इसका एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर, इसका तो एरिया 8 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका ½ r², यानी कि 10 इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, तो 100 माइनस 100 π/4 प्लस 8, तो 4 ये कितना हो जाएगा आपका 92 माइनस 100, 92 माइनस 25 पाई, 92 माइनस 25 पाई, डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, गिवन एंगल DAE इज इक्वल टू 30, अगर ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, अगर ये 30 है तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन गिवन है, what is the ratio of the area of the circle to the area of the rectangle, area of the circle to the area of a rectangle, ठीक है। तो देखिए अब एरिया ऑफ द सर्कल सपोज πr² है, जो कि r गिवन है, अब ये लेंथ पूरी 2r है, ये लेंथ पूरी 2r है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डायमीटर है, तो मैं यहाँ से cos 30 से AB/2r निकाल सकता हूँ, तो यानी कि √3/2 इज इक्वल टू AB/2r, तो AB की वैल्यू आ जाएगी √3r, है ना, AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी √3r, ठीक है, ये आ गई लेंथ। अब ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, अब मैं sin 30 लगा दूंगा, तो sin 30 कितना हो जाएगा यहाँ से BC/2r, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी r, तो ए रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा √3r²। अब हमसे किसका रेशियो पूछा था, एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि इन दोनों का रेशियो दैट इज इक्वल टू π/√3, ठीक है, π/√3 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसी पार्ट का, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEC, तो देख लेते हैं, AEC इसका एरिया बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए अगर मुझे किसी तरह ये वाली लेंथ पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा, हाफ AB sin C, यानी कि दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल तो 30 डिग्री है, और एक साइड हमको पता है 2r, तो दूसरा साइड हमको पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे, ये इस पूरे की लेंथ 3r है, √3r है। अब मुझे DE की लेंथ निकालनी है, तो DE की लेंथ निकालने के लिए मैं sin 30 लगा दूंगा, या फिर मैं cos 30 लगा दूंगा, तो cos 30 विल बी इक्वल टू AD अपॉन
सॉरी tan 30 लगाओ, tan 30 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने जब इस वाले ट्राइंगल ए डी में tan 30 लगाया तो दैट इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए बी कितना है मेरे को दे रखा है, ए डी कितना दे रखा है, BC के बराबर, दैट इज इक्वल टू R, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3R माइनस R/√3, ये लेंथ पूरी, ठीक है। R इंटू √3 माइनस 1/√3 दैट इज इक्वल टू R इंटू 2/√3, है ना। 2R/√3 जो है EC की लेंथ हो जाएगी, EC की लेंथ हो जाएगी 2R/√3, AB की लेंथ हो जाएगी अब, और AC की लेंथ कितनी है 2R। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ AC EC sin 30, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1/4, AC की वैल्यू 2R और इसकी वैल्यू 2R/√3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R²/√3 जो है मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल AEC का, ठीक है। तो जो है R²/√3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर एट O, लेट एंगल POA इज इक्वल्स टू X एंड एंगल OQ बाई इज इक्वल टू V, फर्दर OB इज इक्वल टू OQ, OB की वैल्यू जो है OQ के बराबर है, तो ये वाला एंगल भी Y हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 180 माइनस X माइनस Y हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन X एंड Y, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये y है तो ये 180 माइनस 2y हो जाएगा, है ना। और ये फिर ये वाला एंगल भी फिर 2y हो जाएगा, ये वाला एंगल 2y हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अब OB की वैल्यू OA के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो अगर ये 2y है, इस वाले साइड के अपोजिट 2y है, तो इस वाले साइड के अपोजिट भी 2y होगा। अब देखिए 2y प्लस दिस एंगल 180 माइनस X माइनस वाई, ये इसकी वैल्यू 180 के बराबर है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y माइनस y, ठीक है। यह हो जाएगा 3y माइनस X इज इक्वल टू 0, तो 3y की वैल्यू X के बराबर है या फिर X की वैल्यू 3y के बराबर है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, यदि y की वैल्यू 15 है देन व्हाट इज एंगल ACB इक्वल टू, हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल ACB की वैल्यू बताओ, इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ। अब y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 3 45, x की वैल्यू हो गई 45। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 माइनस 15 यानी कि 180 माइनस 60 यानी कि 120। अगर ये वाला एंगल 120 है, ये वाला एंगल यदि 120 है जो कि कॉर्ड AB सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर विच इज 120 डिग्री इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 टाइम्स एंगल ACB इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ACB कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के CDS का फर्स्ट पेपर 2023 का जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमने अच्छे क्वेश्चन से डील किया, राइट। इसमें हमने मेंसुरेशन के क्वेश्चन, एरिया फिगर आउट के क्वेश्चन और बहुत सारे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, कोन, स्फीयर, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, स्फीयर सबसे डील किया। फिर हमने यहाँ पे नए पैटर्न के क्वेश्चन देखे जिसमें 4 तरह के ऑप्शन आपको चूज़ करने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है और कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा एकदम केयरफुल होकर चलिए, अपने फॉर्मूलाज को टिप्स पे रखिए, एनालाइज करते रहिए एंड थैंक यू।